चलिए दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि आज एमसीक्यू ग्रुप डिस्कशन होगा। और आप सभी का इसमें स्वागत है। तो चलिए, हम आज करीब करीब 100 से 120 प्रश्न तक अब आज हम करेंगे। क्वेश्चंस बताया जाएगा और आपको आंसर्स करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आप लोग आंसर करेंगे तो आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। तो भारत में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं कृषि का? मेहरगढ़। कहाँ से? मेहरगढ़। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि अगर आप भारत में ये पूछा जाए कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, और चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको इसमें ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? क्योंकि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पकी हुई ईंट से बनी इमारत, यानी कि जो ये है सिंधु घाटी सभ्यता में, यहाँ पर जो देखा गया है यहाँ पे पकी हुई ईंट मिला है। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। चलिए पहला प्रश्न बताइए। अभी अभी हमने डिस्कस किया क्या कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमने ये देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो पकी हुई ईंटें। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें तीसरा, जो कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है, कौन से युग को? तो ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को क्या बोला जाता है? कैलोलिथिक युग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा काल में जो मिट्टी हुआ करते थे, मिट्टी से वो पोट यानी कि घड़ा बनाया हो जाता था, और उसी में किस रंग का प्रयोग किया जाता था? वहां पे आंसर हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा? लाल। तो हमने क्या सीखा कि हड़प्पा काल में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, तो उस पर जो पोताई यानी कि रंग की जाती थी, वो कौन सा कलर का? आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे ये है कि हड़प्पा कालीन का अगर बंदरगाह पूछा जाए तो भारत में, यानी कि हड़प्पा कालीन का सबसे पुराना जो बंदरगाह है, क्या नाम हो जाएगा? लोथल। ठीक है, लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे हैं। और ये कहाँ पे है? तो ये भोगवा नदी के किनारे अगर पूछा जाए कौन से राज्य में वर्तमान स्थित है, तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, क्या? तो हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। कहाँ पे है? भोगवा नदी के किनारे। राज्य पूछे थे? गुजरात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि ये बीपीएससी में पूछा गया 2022 में है कि हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में है, कौन सा बंदरगाह है? क्या नाम है? तो लोथल है। कौन से नदी के किनारे हैं? भोगवा नदी के किनारे हैं। कहाँ पे है? कौन से राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए हैं? किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा क्या? कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। जूते हुए खेतों के निशान कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। कालीबंगा कौन से राज्य में है? तो ये हो जाएगा हमारा कालीबंगा राजस्थान। कहाँ पे? कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा क्यों प्रमुख है? यहाँ पे जोते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो एक इसको फिर रिपीट कर लेते हैं। कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रूषणी। कौन सा? प्रूषणी नदी। प्रूषणी नदी के तट पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा हो जाएगा? नौवां मंडल। कौन सा मंडल हो जाएगा? नौवां मंडल। तो ये ऋग्वेद का, अगर ये पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ठीक है, चलिए अगर ये पूछा जाए कि कौन सा वेद जादू टोना से रिलेटेड है, तो वो कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। और जादू टोना का कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद में। तो यहाँ पे हमें दो चीज हमने सीखा, क्या? कि प्राचीनतम वेद, अगर प्राचीनतम वेद
वेद पूछा जाए तो हो जाएगा ऋग्वेद, और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उच्चारण मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कौन सी मंत्र का उल्लेख है, तो गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। अगर ये पूछा जाए कि इसकी रचना किसने किया, तो रचना किसने किया, विश्वामित्र ने। किसने किया, विश्वामित्र ने। तो विश्वामित्र ने कौन सी वेद की रचना की थी, ठीक है, ऋग्वेद, और ऋग्वेद में कौन सा गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग बताएंगे आंसर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो कुंडग्राम, ठीक है, कहाँ पे है, कुंडग्राम, जो कि उत्तर प्रदेश वैशाली जिला में, कौन सा, उत्तर प्रदेश वैशाली जिले में है, ठीक। और हाँ ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम, कहाँ पे, वैशाली, वैशाली कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। अगर ईस्वी पूछा जाए यानी कि किस वर्ष में पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा 599 ईसा वर्ष पूर्व में, ठीक है। वो महात्मा, वो उसका बुद्ध भगवान का था, ठीक है। अगला है प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई, यानी कि क्वेश्चन ये है कि महावीर जैन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो आंसर हो जाएगा पावापुरी। कहाँ पर, पावापुरी, ठीक है। महावीर जैन का मृत्यु पावापुरी, जन्म और पावापुरी मृत्यु, ठीक, हाँ, महावीर जैन, अगर महावीर जैन का पूछे मृत्यु कहाँ, तो पावापुरी, और अगर मृत्यु पूछे तो कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पे है, देवरिया, देवरिया कहाँ है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अब हम रिपीट करते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, ऋग्वेद में है, ठीक है। और गायत्री मंत्र का जो रचनाकार है वो कौन है, विश्वामित्र है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये है कि देखिए, महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया है, पहला उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और यही आपको प्रश्न के उत्तर देना है कि सबसे पहले पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था, तो कहाँ दिया था, सारनाथ में, और इसी को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि मृत्यु, और ये मृत्यु कहाँ पे हुआ, कुशीनगर। अब कुशीनगर कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो आप फिर से दोबारा आप बताएंगे, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, देवरिया, ठीक है। और पहला उपदेश पूछे तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के किस नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। और उनके जो प्रथम उपदेश है उनको किस नाम से जाना जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। आपने सुना होगा त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो आंसर हो जाएगा कौन, बौद्ध, बौद्ध, ठीक है। यानी कि बुद्ध से रिलेटेड त्रिपिटक है, ठीक है, जिसमें आप जानते होंगे कौन कौन से पिटक है, विनय पिटक, ठीक है, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक, ये तीनों पिटक है। और इन्हीं तीनों पिटक को किस नाम से जाना जाता है, त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। हाँ, इसमें अगर ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि विनय पिटक किससे रिलेटेड है, तो जो विनय पिटक है वो संबंध जो है, नियम, विचार, जो शिक्षाएं होती थी महात्मा बुद्ध के, वो विनय पिटक में है। और अगर सुत्त पिटक की बात किया जाए तो सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के जो वचन है वो सुत्त पिटक में परिभाषित किया गया है। और अभिधम पिटक की बात करें तो इसमें दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। तो भगवान बुद्ध से रिलेटेड क्या है, त्रिपिटक है। कौन कौन से पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है कि बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। इस पीढ़ी का मतलब कि जो आप सभी जानते हैं कि बौद्ध गया जो कि बिहार में है, और यहाँ पर जो बोधि वृक्ष हैं, बोधि वृक्ष जो है वो किस पीढ़ी के वंशज है। पीढ़ी का मतलब होता है एक पीढ़ी, जब दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ये किस पीढ़ी का वंशज है।
तो आंसर हो जाएगा कौन सा? पांचवा पीढ़ी का। कौन सा? पांचवा पीढ़ी का। ठीक है। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग। वही जनरेशन। हाँ, पीढ़ी मीन्स जनरेशन। जनरेशन का मतलब होता है एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। मान लीजिए किसी की उम्र 100 वर्ष है और उसकी उम्र खत्म हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, उनके जो पुत्र हैं यानी कि वो दूसरी पीढ़ी हुए, फिर उनकी मृत्यु हो गई, फिर तीसरे पीढ़ी हुए, तो इस दर पीढ़ी दर उनकी जनरेशन चलती रहती, उन्हीं को पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरीके से पांचवा पीढ़ी का है जो बोध गया में बोधि वृक्ष है। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोशाल। कौन सा? मखली गोशाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। ठीक है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, इनकी स्थापना किसने किया? ठीक है, उदयन। कौन? उदयन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन हो जाएगा। ठीक है। जो कि ये पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? आंसर हो जाएगा अजात शत्रु के उत्तराधिकारी, यानी अजात शत्रु के उत्तराधिकारी नाम था उदयन। उन्होंने ही पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना किस नाम से जाना जाता था, उनकी स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो अभी अभी हमने देखा कि जो अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन थे, उन्होंने ही क्या किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो इसका मतलब है कि जब उन्होंने स्थापना किया तो उन्होंने ही इसको बसाया भी होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणराज्य वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा लिच्छवी। क्या हो जाएगा? लिच्छवी। यानी कि विश्व का पहला गणराज्य वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। अभी यही हाल ही फिलहाल में इस क्वेश्चन को बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? यानी मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा राजगिरी। क्या हो जाएगा? राजगिरी, जिसे गिरिवज्र के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मगध शासक यानी मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन सा? क्या हो जाएगा? जीवक। क्या हो जाएगा? जीवक हो जाएगा। ठीक है। जो कि इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था, जो कि बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रयोग के इलाज के लिए भी भेजा था। ठीक है। कौन? किसे? जीवक। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा? हर्यंक। हाँ, हर्यक वंश। और यहाँ पे एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन से वंश को पृथहंसा वंश के नाम से जाना जाता है? तो किसको हो जाएगा? हर्यक वंश। क्योंकि इसमें जितना भी वंश हुए अपने पिता यानी अपनी सत्ता के प्राप्त करने के लिए सभी अपने अपने पिता की हत्या करके अपने राजगद्दी को संभाला, इसीलिए हर्यक वंश को किस नाम से जाना जाता है? पृथहंता वंश। ठीक है। चलिए अगला है, सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम्स जोन्स ने। किसने? विलियम्स जोन्स ने। ठीक है। चलिए अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। किसे पृथहंसा वंश के नाम से किसे कौन से वंश को जाना जाता है? हर्यक वंश। ठीक है। चलिए गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन सा वेद में है? ऋग्वेद में है। ठीक है। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया? विश्वामित्र ने किया। ठीक है। चलिए अगला, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ठीक है। सब यहाँ पे प्रश्न ये है कि ब्राह्मणी लिपि जो है ये सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंस ने पढ़ा। किसने? जेम्स प्रिंस ने। कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से सुनेंगे, ब्राह्मणी लिपि के सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंस ने। कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। यानी कि मेगास्थनीज जो लिखा था, कौन सी पुस्तक लिखा है? इंडिका लिखा है। ठीक है। और ये यहाँ देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक किसने लिखा? इंडिका। या फिर कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि इंडिका पुस्तक यानी इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो क्या हो जाएगा आंसर? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है। चलिए मेगास्थनीज दूत था किसका? मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकोटर। किसका? सेल्यूकस का। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था?
अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था? तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था, जो कि बृहद्रथ की हत्या करके इसके सेनापति ने कौन सी वंश की स्थापना किया था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, कौन सी? शुंग वंश की स्थापना किया था। किसने हत्या किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, यानी कि मौर्य वंश, हाँ, मौर्य वंश की अंतिम शासक था बृहद्रथ, जो कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बताएंगे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। और कौन सी किस वंश की स्थापना किया? शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये भी प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि मौर्य वंश के बाद कौन सी वंश आया था, तो क्या हो जाएगा? शुंग वंश। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। किसको क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। अगर ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले छपाई प्रक्रिया यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का किस विश्व में सबसे पहले छपाई प्रक्रिया कहाँ पे शुरू हुई? तो आंसर हो जाएगा चीन। कहाँ हो जाएगा? छपाई मतलब कि प्रिंटिंग प्रेस की बात की जाए तो कहाँ पे हो जाएगा? चीन। ठीक है, चलिए प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वो कौन था? स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। चीनी यात्री कहाँ के थे? चीनी यात्री सुंग यूं ने भारत की यात्रा कब की? 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी तक। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हो जाएगा कौन सा? हेनसोंग। क्या हो जाएगा? हेनसोंग। तो अगर ये पूछा जाए कि हेनसोंग जो चीनी यात्री थे किसके शासनकाल में भारत में यात्रा किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। यानी कि हर्षवर्धन शासनकाल में जो चीनी यात्री हेनसोंग थे वो भारत की यात्रा किया था। ठीक है, तो फिर से बताएंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे? हेनसोंग। ठीक है, जब हेनसोंग भारत आए थे उस समय भारत के शासनकाल कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, यानी कि किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कलहन की पुस्तक का नाम बताइए। राजतरंगिणी। क्या है? राजतरंगिणी। अगर ये पूछ लिया जाए कि राजतरंगिणी में किस चीज की जिक्र किया गया है, तो ये हो जाएगा उस समय जो जम्मू कश्मीर है वहां का जिक्र राजतरंगिणी में किया गया है। जो राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? कलहन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगर ये पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो क्या हो जाएगा? कौटिल्य। यहाँ पर ये भी प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है? क्या पैसे से रिलेटेड है या एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन से रिलेटेड है? तो अर्थशास्त्र आप सभी जानते हैं कि ये एक अर्थव्यवस्था है, लेकिन उस समय जो एडमिनिस्ट्रेटिव चलता था वो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है। क्या? अर्थशास्त्र। लेकिन वर्तमान अगर अभी देखेंगे कि इकोनॉमिक अर्थशास्त्र पढ़ लें कि उससे रिलेटेड वो नहीं था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है औदंती। ठीक है, औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? यानी कि प्रश्न ये है कि औदंतपुर शिक्षा का बहुत केंद्र माना जाता था, तो वो किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। आप सभी जानते हैं कि बिहार में क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और इसी जगह गढ़ को औदंतपुर शिक्षा के केंद्र माना जाता था, जो कि वर्तमान किस राज्य में है? बिहार में है। ठीक है, चलिए अगला। तो अब यहाँ पे एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था भारत आया किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए अगला, इसको और इस तरीके से क्वेश्चंस को रिपीट या पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री भारत आया? तो क्या हो जाएगा? हेनसोंग। ठीक है, भारत का प्राचीनतम नेपोलियन यानी प्राचीन भारत का नेपोलियन किस नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा? महाकश्यप। क्या हो जाएगा? महाकश्यप। सभी जानते हैं 4 हुए थे सब। ठीक है, 4 हुए थे बौद्ध संगति यानी कि बौद्ध काउंसिल। तो वही पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति के कौन थे? महाकश्यप थे।
अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो राजगिरी। राजगिरी कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, राजगिरी कहाँ पे है? बिहार में, या फिर गिरिव्रज के भी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताइए प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ? ठीक है, हाँ। अगला है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ पे आयोजित किया गया? राजगिरी। राजगिरी के और किस नाम से जाना जाता है? गिरिव्रज। ठीक है। अगला है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो कश्मीर। कहाँ पे? कश्मीर। अच्छा, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है भगवान बुद्ध से रिलेटेड, उसे आप लोग आंसर करेंगे। जो भगवान बुद्ध का है वो जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी। अगर पूछे भारत में हुआ था क्या? नहीं, जो कि लुम्बिनी शहर कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में नहीं हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में। अगर पूछे कौन से वृक्ष के नीचे? तो पीपल। ठीक है। प्रथम प्रवचन जो दिया था उनको किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। और कहाँ पे है? सारनाथ। कहाँ पे है? सारनाथ। उनका निधन यानी कि भगवान बुद्ध का निधन कहाँ पे हुआ? कुशीनगर, देवरिया। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और इनको निधन को किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? भगवान बुद्ध को। ठीक है, बौद्ध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? भगवान बुद्ध को। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जो कि किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बौद्ध गया बिहार में, और इसीलिए वहां पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है। और किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अशोक के द्वारा बन गया था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? यानी कि गौतम बुद्ध को एक देवता की तरह माना जाता था, तो ये किसने कहा? तो ये कनिष्क ने कहा। किसने कहा? ये कनिष्क ने कहा। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म की दर्शन यानी कि हुआ करते हैं। क्या? बौद्ध धर्म के दर्शन, यह बौद्ध धर्म के अध्ययन का केंद्र हुआ करता था, और इसलिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान किस राज्य में है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। ठीक है। और उसी समय चीनी यात्री कौन? हेनसोंग आया था। कहाँ पर? बिहार में। हेनसोंग के शासनकाल में, यानी जब चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया तो उस समय किसका शासनकाल था? हर्षवर्धन। ठीक है, किसका था? हर्षवर्धन। चलिए, गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान किस राजा के प्राप्त हुआ था? कनिष्क से। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कुमार गुप्त हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? कुमार गुप्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? बौद्ध गया बिहार। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। कहाँ पर? नेपाल में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है? तो आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त। हाँ, विशाखा दत्त हो जाएगा। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? तो उस समय क्या था? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन। और किसका ये उदयन किसका उत्तराधिकारी था? बिंबिसार का उत्तराधिकारी था। ठीक है। अष्टप्रधान का गठन किसने किया? शिवाजी। अष्टप्रधान का गठन किसने किया? शिवाजी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? पाटलिपुत्र, जो कि अभी वर्तमान क्या है? पटना। क्या है? पटना। अशोक के शिलालेखों की प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? यानी कि अशोक का जो शिलालेख हुआ करता था उसकी प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत। क्या थी? प्राकृत। क्या? प्राकृत। ठीक है। अशोक के शिलालेख की भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक। ठीक है। तो ब्राह्मणी लिपि सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंस ने। कब पढ़ा था? 1837 में।
कब पढ़ा था? 1837 ने। सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंस ने। प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने ओर से दाएं से बाएं लिखी जाती है? क्या हो जाएगा? खरोष्टी। सामान्यतः हम लोग सामान्यतः हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं कैसे? बाएं से दाहिने। लेकिन जो खरोष्टी है और जो उर्दू है ये सभी के सभी बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है ये कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी। क्या? प्रियदर्शी। क्या इस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाशन था? यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र किससे संबंधित था? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा राजनीतिक से। किससे? राजनीतिक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? मेगास्थनीज। किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किसके शासनकाल में होता है? कनिष्क। किसके? कनिष्क। किसके? कनिष्क। ठीक है, जो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस बोधि वृक्ष के नीचे, वो अपने वंश के कौन सी पीढ़ी का था? 5वीं पीढ़ी का थे। ठीक है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता की प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय। पृथहंसा वंश के नाम से किस वंश को जाना जाता था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके कौन सी वंश की स्थापना किया? शुंग वंश की स्थापना किया। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? कुमार गुप्त ने। किसने किया? कुमार गुप्त ने किया। अगला प्रश्न है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया? पुष्यभूति। किसने किया? पुष्यभूति। चीनी यात्री हेन सोंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था? नालंदा विश्वविद्यालय। उस समय किसके शासन काल था? हर्षवर्धन। किसके? हर्षवर्धन। हेन सोंग किस देश का रहने वाला था? चीन का रहने वाला था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत यात्रा की? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। कौन थे? कुमार गुप्त। ठीक है, अगला है कवि बाण निवास था पाटलिपुत्र का। कवि बाण निवासी कहाँ का था? पाटलिपुत्र का। कहाँ का था? पाटलिपुत्र का। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण था कौन? मुस्लिम था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। किसने? तुर्की ने। तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। और इसलिए नष्ट किया था क्योंकि भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता था। ठीक है, इसलिए खुजारो मंदिर स्थापना निर्माण की सहयोगी कौन था? यानी किस वंश ने किया था? तो चंदेल वंश। किसने? चंदेल वंश। पृथ्वीराज रासो का पुस्तक का नाम क्या है? चंद्रबरदाई। क्या है? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो की पुस्तक का क्या नाम है? चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन थे? भास। स्वप्नवासदाता के लेखक कौन थे? भास। विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र संस्थापक कौन था? यानी कि विक्रमशिला की स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने। किसने किया? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ पे है? तो कहाँ हो जाएगा? भागलपुर। कहाँ पे? भागलपुर। ठीक है, विशाखा दत्त किसकी पुस्तक है? मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। ठीक है, या विशाख दत्त या विशाखा दत्त के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास। किसने लिखा है? कालिदास। ठीक है, कालिदास। अगला है चोल
काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत असेंबली के लिए, ग्राम पंचायत असेंबली के लिए। विश्व का प्राचीन गणराज्य कहाँ पे है? तो हो जाएगा बिहार। बिहार में कहाँ? वैशाली। ठीक है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा? बाणभट्ट। किसने लिखा? बाणभट्ट। हर्षचरित पुस्तक किसने लिखा? बाणभट्ट। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयलाल। कौन सा? विजयलाल। ठीक है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण का द्वार क्या कहलाते हैं? गौपुरम। क्या कहलाते हैं? गौपुरम। ठीक है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा? बाणभट्ट। किसने लिखा? बाणभट्ट। नहीं।